जब तक ये जातिगत भेदभाव, जिस तरह के जातिगत विद्वेष में जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज पूरा विश्व इस बात को मानता है, पूरे विश्व के अंदर कॉम्पिटेंसी की बात होती है। हमारे जो फैसले होते हैं जाति के आधार पर होते हैं, ये किस जाति का है, ये कौन है, ये क्या है, और उसका मान सम्मान भी उसकी जाति के हिसाब से, उसके काम के आधार पर तय नहीं होता, उसकी जाति के आधार पर तय होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी व्यक्ति विशेष के हक में जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसमें भव्य इमारत बन सके, जिससे जल्दी से जल्दी इसकी रजिस्ट्री हो सके, जल्दी से जल्दी हम इसको बना करके अपने समाज को समर्पित कर सकें और हमारे समाज के गरीब बच्चे, हमारे समाज के भाई और बहन, हमारे समाज के लोग इससे लाभान्वित हो सके। और अगर सरकार इस देश के गरीब तबके के उत्थान के लिए कमिटेड है, तो सरकार से मेरा ये मांग रहेगी, मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर निजी क्षेत्र ला रहे हैं तो निजी क्षेत्र में आप किसी भी उद्योगपति को सरकारी सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराते हैं, आप उसको बैंकों का पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें सरकारी पैसा, सरकारी जमीन लगी हुई है। जब सारी व्यवस्थाएं सरकार की हैं, तो निजी क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को सरकार को कानून लाना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ केपी चौधरी हैं और एक बड़ा मिशन है जो डॉक्टर अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र बन रहा है कौशाम्बी में, उसमें क्या अपडेट है मैं लगातार आपसे बताता रहता हूं। सर, अब तक क्या अपडेट है? देखिए, हमारे देश के कोने कोने से हमारे भाइयों ने, बहनों ने, समाज के साथियों ने उसमें अपना सहयोग दिया है। और ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें जो मालिक है उस प्लॉट का, जैसा कि बताया गया है कि वो 500 गज का प्लॉट है, और हमारे दिल्ली से जुड़े हुए कौशाम्बी के अंदर जो आनंद विहार ISBT है उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है, करीब 500 मीटर की दूरी पर है। तो उसका एक एग्रीमेंट तो हो गया है, उसमें जो एग्रीमेंट की शर्तें पूरी हो गई हैं, रजिस्ट्री होना भी बाकी है। तो 14 अक्टूबर 2021 तक उसकी रजिस्ट्री होने का एक प्रस्ताव है। जैसे ही रजिस्ट्री उसकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद में उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हम शुरू करवाएंगे, और हमारा एक उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको 14 अप्रैल 2022 तक हम चाहते हैं वो बनकर तैयार हो और समाज को हम समर्पित करें। हमारे गरीब बच्चे उसमें आएँ, पढ़ें, सिविल सर्विस की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें। हमारे समाज के जो लोग हैं, जैसा कॉन्फ्रेंस हॉल उसमें हम बनवा रहे हैं, उसमें अपने बच्चों के इस्तेमाल, शादी ब्याह भी कर सकते हैं। देश विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको हम गेस्ट हाउस की सुविधा जो दे रहे हैं, वो आकर के देश के कोने कोने से आएँ, और दिल्ली में कहीं जगह ना मिले तो अपने इस बाबा साहब अम्बेडकर के घर में, यानी डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र में रह सकें। एक हम उसमें मीडिया सेंटर, क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं उठ पा रही है अभी, तो हम मीडिया सेंटर एक बना रहे हैं, उसमें बौद्ध विहार बना रहे हैं, जिससे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा भी वहाँ पे दी जा सके, और उसके साथ साथ एक मेडिकल का सेंटर वहाँ पे हम बना रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत सामने आ रही है या वो समस्या दूर हो रही है, लोग मदद कर रहे हैं? अभी भी लंबी दूरी तय करनी है, बड़ा फासला है, आर्थिक रूप से अभी भी क्राइसिस चल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाज के जो भाई बहन हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के विशेष रूप से परिवार के जो हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने इस मामले में पूरा दिल खोल करके अपना सहयोग, अपना दान दिया है, और वो दे रहे हैं। और हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि उनके सहयोग से निश्चित रूप से ये बाबा साहब अम्बेडकर का घर बनेगा, भवन बनेगा, डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन केंद्र बनेगा। देश और दुनिया के लोग इसमें आकर रहेंगे, अपने बच्चे इसमें पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इसके अंदर IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, और समाज के लिए आने वाले दिनों में समाज के सहयोग से ये माइलस्टोन होगा। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब हम लोग कनॉट प्लेस में ये कार्यालय बना रहे थे, जिसमें बैठ कर के आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं, तब कभी हमने सोचा नहीं था कि कितना बड़ा भव्य कार्यालय कनॉट प्लेस में बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन हमारे समाज के जो भाई और बहन थे, उन्होंने इतना सहयोग किया। किसी ने AC दान दिया, किसी ने टेबल दान दी, किसी ने कंप्यूटर दान दिया, किसी ने कुछ दान दिया, किसी ने कुछ दान दिया। सभी लोगों के दान से इतना भव्य 4000 स्क्वायर फीट के अंदर ये अपना समाज का कार्यालय बना, जिसमें समाज के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, 150 लोगों का और 100 लोगों की कैपेसिटी का जो हॉल एयर कंडीशन हमने बनाया, समाज के लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपलब्ध करा। समाज के लोगों ने उसमें समाज की गतिविधियों को, सामाजिक आंदोलन गतिविधियों को तेज करने के लिए सभी लोगों ने उसमें अपने अपने प्रयास किए।
तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे समाज के जो भाई और बहन हैं जिन्होंने सहयोग कर दिया है उनका हम आभार धन्यवाद करते हैं। जो लोग अभी करने की अभी कड़ी में हैं तो उनको भी आह्वान करते हैं कि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को रोटी दी, हम लोगों को नौकरी दी, उन्हीं की वजह से हम लोग नौकरी में आए। जो पैसा हमारे पास में आता है सरकार की नौकरी के माध्यम से, वो पैसा बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है। और क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर का घर बना रहे हैं, समाज के लिए बना रहे हैं, समाज के सहयोग से बना रहे हैं, समाज को लेकर बना रहे हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कि हम लोग इस स्पिरिट को और समझें और जिन साथियों का सहयोग अभी तक नहीं आ पाया है वो लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने सहयोग को जितना जल्दी हो सके अपने इस डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाने के लिए अवश्य दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसमें भव्य इमारत बन सके, जिससे जल्दी से जल्दी इसकी रजिस्ट्री हो सके, जल्दी से जल्दी हम इसको बना करके अपने समाज को समर्पित कर सकें और हमारे समाज के गरीब बच्चे, हमारे समाज के भाई और बहन, हमारे समाज के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। सर एक सवाल है, निजीकरण जिस तेजी से हो रहा है, कंपनियां बेची जा रही है, अब क्या बच रहा है, आगे क्या होगा, क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देश हमारा है इसकी अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो जो पूना पैक्ट है वो ये कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जब पूना पैक्ट हुआ, पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने अभी पाकिस्तान की तरह अपने देश की मांग की, वो बात नहीं मानी गई। उसके बाद में पृथक निर्वाचन की बात कही गई बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी बात नहीं मानी गई। उसके बाद में ये 22.5% 15.7% के आरक्षण की सरकारी नौकरी में व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय शायद डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा भी नहीं था कि निजी क्षेत्र भी देश में आएगा, इसलिए सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था जो है आरक्षण जो हुआ वो सरकारी क्षेत्र में किया गया। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते हुए या जो भी व्यवस्थाएं सरकार के सामने रही हैं उन सब के चलते हुए जो ये निजी क्षेत्र की आंधी आई है, सरकारी क्षेत्र का जिस तीव्र गति के साथ निजीकरण किया जा रहा है, उससे जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था वो बिल्कुल बेईमानी हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं बचता जी। और अगर सरकार इस देश के गरीब तबके के उत्थान के लिए कमिटेड है तो सरकार से मेरा ये मांग रहेगी, मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर निजी क्षेत्र ला रहे हैं तो निजी क्षेत्र में आप किसी भी उद्योगपति को सरकारी सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराते हैं, आप उसको बैंकों का पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें सरकारी पैसा, सरकारी जमीन लगी हुई है। जब सारी व्यवस्थाएं सरकार की हैं तो निजी क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को सरकार को कानून लाना चाहिए, उद्योगपतियों को कहना चाहिए कानून बना करके निजी क्षेत्र में आप इस समाज के SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं या गरीब समाज के जनरल कैटेगरी के लोग जिनको 10% आरक्षण अभी सरकार द्वारा दिया गया है, इसको जब तक निजी क्षेत्र में ये आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा तब तक हम गरीब समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे, गरीब समाज के लोगों को राष्ट्र की मूलधारा में नहीं ला पाएंगे। अगर हम देश का चहुमुखी विकास हमारी सरकार चाहती है तो उसको इस पर गहन विचार करना पड़ेगा, इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी और सरकारी क्षेत्र का जो निजीकरण तेजी से हो रहा है उसको रोक करके, समझिए, उसको रोकना चाहिए। मेरा मानना है कि उसको रुकना चाहिए और जितना निजी क्षेत्र हो गया है उसमें सरकार को आरक्षण की व्यवस्था करके इस देश के SC ST OBC और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है उनके लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके इनके सामाजिक उत्थान को, आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, NCRB का जो नया डेटा आया उसमें सांप्रदायिक दंगे से ज़्यादा जातीय हिंसा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग और पिछड़ी जाति के लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं और हमारा राष्ट्र जो है सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का हक देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी जातिगत द्वेष के अंदर जो इस देश के अंदर जो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो जातिगत द्वेष के तहत एक दूसरे को मारने का, काटने का, पीटने का, नीचा दिखाने का, एक दूसरे का शोषण करने का, गरीब लड़की का 12-14 साल की का रेप करके उसकी हत्या करने का, गरीब आदमी का मकान छीन लेने का, ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आप एक समृद्ध राष्ट्र, एक सबल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, अगर भारत राष्ट्र को एक सबल राष्ट्र आप स्थापित करना चाहते हैं तो आपको एक भाईचारा पूरे देश के हर धर्म के व्यक्ति के साथ, हर जाति के व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति को एक भाईचारा बनाना पड़ेगा, अपनापन बनाना पड़ेगा, जातिगत विद्वेष समाप्त करना चाहिए और जितना हो सके एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा, हमारा भारत एक सबल राष्ट्र के रूप में उभरेगा और हमारा जो भारत है एक विश्व गुरु के रूप में निकल करके आएगा। लेकिन जब तक ये जातिगत भेदभाव, जिस तरह के जातिगत विद्वेष में जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज पूरा विश्व इस बात को मानता है, पूरे विश्व के अंदर कॉम्पिटेंसी की बात होती है, हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं जाति के आधार पर होते हैं
कि ये किस जाति का है, ये कौन है, ये क्या है, और उसका मान सम्मान भी उसकी जाति के हिसाब से, उसके काम के आधार पर तय नहीं होता, उसकी जाति के आधार पर तय होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी व्यक्ति विशेष के हक में जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है। मैं भारत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक MP से, MLA से, मिनिस्टर से, और जो भी सोशल वर्कर हैं, जो आदमी जिस भी स्थिति में देश में अपना जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि अगर भारत को एक सबल राष्ट्र देखना चाहते हैं, भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो ये जो धर्म के आधार पर जो ये आज जो हो रहा है, धर्म के आधार पर जो हम लोग एक भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर जो हम भेदभाव कर, इवन मैं कहता हूँ लिंग के आधार पर भी जो भेदभाव होता है, यानी कि महिला है, पुरुष है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये जनरल है, इस टाइप से जो ये भेदभाव के जो मापदंड बनाए गए हैं, इन मापदंडों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा और भारत राष्ट्र के विकास के लिए एक भाईचारा स्थापित करके भारत राष्ट्र के विकास के लिए हमको समर्पित भाव से कार्य करना पड़ेगा। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सवाल होने थे, क्या सवालों से आप सहमत हैं, इनके जवाबों से सहमत है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप भी अपने कमेंट करके अपनी बात आगे रख सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जय विनोद। बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।